Dear friends and students, myself Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics in Government Science College, Jabalpur. Today I shall discuss Cauchy integral formula. इस फार्मूले को डिस्कस करने के पीछे मेन कारण ये है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में Cauchy इंटीग्रल फार्मूला एक फंडामेंटल टूल या यूं कहें कि बेसिक कंसेप्ट के रूप में काम करता है। यह फार्मूला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हों, फिजिक्स के स्टूडेंट हों या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या गेट जैसी परीक्षाओं के प्रिपरेशन में लगे हों तो Cauchy इंटीग्रल फार्मूला आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और नेसेसरी है इन कोर्स इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको अच्छे तरह से समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने इसको इन डेप्थ कंसेप्चुअली समझा है तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही इस लेक्चर में हमने कोशिश की है और इस लेक्चर में जो प्रूफ दिया गया है Cauchy इंटीग्रल फार्मूले का वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट है और शार्ट है, इसलिए मेरे को यह भी उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और निश्चित रूप से ये फ्रूटफुल होगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। लेट अस डिस्कस Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। आज के लेक्चर में हम Cauchy इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ देंगे। जनरली जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा प्रूफ। आशा है आप इसको पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लें कि Cauchy इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी एंड लेट ए इज एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ए इज इक्वल टू 1.2 पाई आई इंटीग्रल दिस। ये Cauchy इंटीग्रल फार्मूला हो गया। इसी को हमें प्रूव करना है। Cauchy इंटीग्रल फार्मूला एक बड़ा ही फंडामेंटल फार्मूला है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के हर स्टेजेज में इसको यूज करना पड़ता है और अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो ये एक फंडामेंटल टूल होगा Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। इसलिए ज़रूरत है कि इसको आप भली भांति समझें और इसके प्रूफ को भी डिराइव करें। तो इसके प्रूफ के लिए दो चीज़ें यूज की जाती हैं। एक तो Cauchy थ्योरम। Cauchy थ्योरम जो कहता है कि किसी क्लोज्ड कंटूर सी में किसी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रल 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सी कोई क्लोज्ड कंटूर है और एफ एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है सी के विद इन एंड ऑन सी। तो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी स्टार, यहाँ सी स्टार मैंने इसलिए लिखा है कि Cauchy इंटीग्रल फार्मूले से कि स्टेटमेंट में है कि ए एक पॉइंट है सी के अंदर। तो हमने ए को सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रा किया है और इस तरह से एक सी स्टार रिकंस्ट्रक्ट
कंटूर है, वो भी क्लोज्ड कंटूर है लेकिन रिकंस्ट्रक्टेड है। ये सी स्टार एक्चुअली 3 पार्ट में है। एक पार्ट ये हो गया कि इसको कंप्लीट करने के लिए सी स्टार को हमें पहले ए से लेकर के इस तरह से फिर पॉइंट ए पर पहुंचना होगा, जो कि पूरी की पूरी सी की बाउंड्री है। तो इंटीग्रल ओवर सी स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी प्लस, जब हम ए पर पहुंच गए तो ए टू बी हमको आना पड़ेगा, तब हम इस C1 पर, C1 जो स्मॉल सर्किल है अराउंड पॉइंट ए, उस पर आने के लिए ए टू बी मूव करना होगा। तो ये इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलॉन्ग ए बी। फिर अब हम इसमें बी पर पहुंचने के बाद फिर C1 पर हम मूव करेंगे। तो C1 पर जब मूव करेंगे तो हमारा डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन से उलट हो गया, रिवर्स हो गया। पहला डायरेक्शन था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जब हम ए से फिर ए को पहुंच रहे थे तो हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन यहाँ बी पर पहुंचने के बाद इस स्मॉल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए पुनः बी पर आते समय हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये एलॉन्ग C1 जो इंटीग्रल होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज में चेंज करने के लिए माइनस यहाँ प्लेस करना होगा। तो ये माइनस C1 हो गया। ए से बी आए, बी से फिर C1 पर आए, C1 से के बाद बी पर पहुंचने पर फिर B टू ए हमें मूव करना है। तो वही B टू ए एफ जेड डी जेड, इस तरह से ये 4 पार्ट्स हो गए जिस सी स्टार रिकंस्ट्रक्टेड कंटूर है, क्लोज्ड कंटूर। तो इसके 4 पार्ट हो गए। इसमें से इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ जाएगी C1 एफ जेड डी जेड। तो एक तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा इस रिजल्ट को, जो कि काशी थ्योरम से डिराइव होता है, और दूसरा आगे देखते हैं और क्या यूज करना पड़ता है। अब हम इसके प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो इंटीग्रल फार्मूले में पहला एजम्पशन क्या है कि एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, मतलब सी की बाउंड्री पर भी और सी के अंदर भी एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। और अगर ए कोई इसका इनसाइड पॉइंट है, ए विद इन सी, तो ए पर भी एनालिटिक होगा। क्योंकि ये सारी पॉइंट्स पर एनालिटिक है एफ जेड, तो पॉइंट ए पर भी एनालिटिक होगा। अगर पॉइंट ए पर एनालिटिक है, इसका मतलब ए पर, ए के नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट्स, जिसकी डेफिनीशन ये है, अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड एफ ए एग्जिस्ट, इट मीन्स एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए। कब? when z tends to a, as z tends to a, then this equation 1 holds। अब इस इक्वेशन 1 को c के अलांग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर सी, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर सी, एंड इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ए ओवर सी। तो सी एफ जेड डी जेड ये टर्म वैसे ही रह जाएगा।
सेकंड में ये टर्म C1 से रिप्लेस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ प्रूफ में हमने दिखाया कि इंटीग्रल ऑफ एफ जेड ओवर सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ जेड ओवर C1। ये काशी थ्योरम से, जो मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए काशी थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा। इसी रिजल्ट को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये इंटीग्रल ओवर सी चेंजेज इनटू इंटीग्रल ओवर C1 सर्किल है ये। दिस इज इक्वल टू एफ डैश ए इंटीग्रल ऑफ डी जेड, बट इंटीग्रल ऑफ डी जेड ओवर ए क्लोज्ड कंटूर C इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें इंटीग्रल की डेफिनेशन से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी जेड ओवर ए क्लोज्ड कंटूर C, तो बेसिक डेफिनेशन जो इंटीग्रेशन की है, लिमिट ये C के पॉइंट्स को Z1 Z2 Z0 से लेकर के Zn तक पॉइंट्स में हम सब डिवाइड कर दिए अगर C को, तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस समेशन। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है Zn माइनस Z0। चूँकि C एक क्लोज्ड कंटूर है, जैसा कि स्टेटमेंट में ये एजम्पशन ही दिया गया है कि क्लोज्ड कंटूर है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर इसके प्रूफ में कि C ओवर C इंटीग्रल ऑफ डी जेड इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाता है। अब क्या हुआ, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का इंटीग्रल C के ऊपर इक्वल टू एफ ए, चूँकि कांस्टेंट टर्म है बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए ओवर C1 इज ए सर्किल अराउंड C। तो इस इंटीग्रल को हमें कैलकुलेट करना है। इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 पाई आई होगी। कैसे, वो भी यहाँ हमने दिखाया है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए ओवर C1 इज इक्वल टू दिस जेड माइनस ए, एक सर्किल का इक्वेशन हमने लिख दिया है, तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू ए। तो इसको कैलकुलेट करने से सिंपल कैलकुलेशन है, 2 पाई आई वैल्यू आ जाती है। और इस तरह से एफ ए की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आई, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर C डी जेड अपॉन जेड माइनस ए एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये काशी इंटीग्रल फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट प्रूफ है। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है एजम्पशन में कि A इज एनी पॉइंट विद इन C। क्या पॉइंट A ऑन C हो तब क्या होगा, क्या ये फार्मूला वैलिड होगा? अगर पॉइंट A C की बाउंड्री का पॉइंट हो तब क्या होगा? C की बाउंड्री का अगर पॉइंट होगा A, तो ये काशी इंटीग्रल फार्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि अगर पॉइंट A है तो इसके किसी स्मॉल नेबरहुड में वो फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि C के बाहर एनालिटिक है कि नहीं है फंक्शन, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, फंक्शन मे आर मे नॉट बी एनालिटिक आउटसाइड C। तो इसके किसी नेबरहुड में A अगर पॉइंट बाउंड्री का है तो इसके नेबरहुड में हो सकता है कि फंक्शन एनालिटिक ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो। ये क्योंकि इसका नेबरहुड C को क्रॉस कर जाएगा, तो जब
डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होल्ड नहीं करेंगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि पॉइंट ए कंटूर सी के अंदर ही होना चाहिए। इस इंटीग्रल फार्मूले से ही कई सारे इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम हल किए जाते हैं। इससे रेजिडी थ्योरम भी इसी से डिराइव किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका मैंने एक शॉर्ट प्रूफ आपको दिया। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई इसमें आपको कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे तक प्रेषित करेंगे। थैंक यू।